नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में और स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में, फादर ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू भी देख लिया था, जिसमें से हमने प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू जो एक बार बनते हैं और लाइफ टाइम रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा जैसे सेल का डिवीजन होता है तो पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर पेरेंट टिश्यू न्यू टिश्यू में डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज का टॉपिक हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम ये कह सकते हैं, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू continuously cell division takes place। सेल डिवाइड, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है। कहने का मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड होकर के न्यू सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब जो पेरेंट सेल है, ठीक है, वो डिवाइड होकर के न्यू सेल में और पेरेंट टिश्यू डिवाइड होकर के न्यू टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है, मतलब पेरेंट सेल डॉटर सेल में चेंज होते रहते हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट टिश्यू होता है वो न्यू टिश्यू में कन्वर्ट होता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज हेल्पफुल या हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ लेंथ and girth of the plant। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने में, जब लेंथ बनेगा तो नए कलियां बनेगी, नई पत्तियां निकलेंगी, तो वहां पर सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तभी तो नए पत्तियां और नए कलियां बनेंगी या नए ब्रांचेज बनेंगे। तो उस कंडीशन में जब नई पत्तियां निकलती हैं तो प्लांट का क्या होता है, लेंथ इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ जब प्लांट में ग्रोथ होता है तो उसका गर्थ मतलब उसकी चौड़ाई, थिकनेस बढ़ती जाती है। पहले प्लांट एक छोटा सा होता है, पतला होता है, समय के साथ उसकी लंबाई बढ़ती है और साथ ही साथ वो मोटा भी होता है। तो मोटा होने को मतलब उसका गर्थ बढ़ रहा है। पहले इतना मोटा था तो आगे चल के वो ऐसे मोटा होता चला जाएगा, ठीक है। पहले छोटा सा था इतना, आगे चल के वो बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसकी चौड़ाई को भी इंक्रीज करता है और इसकी लंबाई को भी इंक्रीज करता है। कहने का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेंथ को इंक्रीज करने में और प्लांट के ग्रोथ में भी, दोनों में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ लेंथ एंड गर्थ मतलब थिकनेस या चौड़ाई की बात करता है। तो हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ उसकी ग्रोथ यानी कि उसकी मोटाई को इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज थिन सेलुलोज सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और बनी किसकी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। मतलब सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, सपोज दैट दिस इज अ सेल, तो ये जो आउटर कवरिंग होती है जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म सभी भरे होते हैं, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है सबसे ऊपर जो होता है उसी को बोलते हैं सेल वॉल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है और किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो सेल वॉल मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड फ्रॉम सेलुलोज, और ये कैसी होगी तो थिन होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर शेप की बात करें तो शेप इसका होगा स्फेरिकल हो सकता है,
शेप इसका स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है। ठीक है, आर रेक्टेंगुलर। शेप कैसा होगा, टिश्यू का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप में हो सकता है, ओवल हो सकता है, या फिर पॉलीगोनल होगा, या फिर रेक्टेंगुलर होगा। इनमें से कोई भी शेप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हो सकता है। ठीक है, और ये अरेंजमेंट इनका कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है इनका। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल। इसमें जो सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं, उनका अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट मतलब टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड होने के कारण इनके बीच में नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। सपोज दैट एक टिश्यू है, टिश्यू किसका कॉम्बिनेशन होगा, सेल का। ठीक है, तो सपोज दैट कई सेल हैं, तो इन सेल के बीच में ये जो थोड़ा सा स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ये जो स्पेस होता है, यही स्पेस क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस, सेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच का स्पेस ही क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो कहने का मतलब ये कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब टाइटली बाउंड होते हैं, ये एज अ सिंटर्ड फॉर्म में होते हैं। सपोज दैट ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इनका शेप कैसा होगा, तो इनका शेप ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से, तीन ही सेल यहाँ पर हैं, तीन सेल यहाँ पर होने पर इन तीनों के बीच में यहाँ पर क्या आया, एक स्पेस आया, जिस स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाए, इनको हाईली मतलब अच्छे से दबा दिया जाए, कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, तो इनके बीच का ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये खत्म हो जाएगा और ये कुछ सिंटर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। सिंटर्ड मतलब हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएंगे। हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे तो इनके बीच का स्पेस खत्म हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस तरीके से नहीं होते हैं, बल्कि इस तरीके से होते हैं, मतलब हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, इनके दो सेल्स के बीच में कोई भी इनके थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कि हाईली कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट इनका, सेल का अरेंजमेंट, क्योंकि सेल का ही ग्रुप क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, तो सेल का अरेंजमेंट सेम उसी तरीके से होता है कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस ना रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेंस साइटोप्लाज्म फाउंड। डेंस साइटोप्लाज्म फाउंड, सिंगल एंड लार्ज न्यूक्लियस फाउंड, सिंगल एंड लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट, few are no vacuoles found। चलिए वन बाय वन इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म फाउंड, जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड फील्ड इन द सेल, सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं, उन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज हाईली डेंस, वो बहुत ही डेंस होता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि उसका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाईली डेंस साइटोप्लाज्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में और क्या पाया जाएगा, सिंगल एंड लार्ज न्यूक्लियस फाउंड, मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा और वो बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम फिगर को बनाएं,
तो इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म ऐसे भरे होते हैं, साइटोप्लाज्म जो हैं ये हाईली डेंस होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस बड़ा होगा और सिंगल होगा। हमने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल रूम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में एक ही कंट्रोल रूम होगा, कहने का मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा जो कि साइज में लार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यू आर नो वैक्यूल्स फाउंड। वैक्यूल्स जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है सेल का, वो या तो नहीं पाया जाएगा या फिर बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। किस सेल में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में वैक्यूल्स का साइज, वैक्यूल्स जो कि वाटर को होल्ड करता है, तो वाटर को होल्ड करने वाला वैक्यूल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में या तो पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये हाईली कॉम्पैक्ट होता है, इस कारण इसमें या तो पाया ही नहीं जाएगा या फिर बहुत कम संख्या में पाया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन, तो फंक्शन क्या है? हेल्प in the formation of new leaves, fruits, flowers, root and root hair। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, नई पत्तियों के बनने में हेल्पफुल होता है, फलों के बनने में हेल्पफुल होता है, फ्लावर्स फूलों के बनने में हेल्पफुल होता है, रूट्स जड़ों के बनने में हेल्पफुल होता है, रूट हेयर से जो जड़ों के ऊपर छोटे छोटे पतले पतले रेशे होते हैं उनके बनने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हम ये भी ऐड कर सकते हैं बड्स एंड ब्रांचेज। बड्स कलियों के बनने में और शाखाओं के बनने में भी हेल्पफुल होता है। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही हेल्प करेगा नई पत्तियों के बनने में, फलों के, जड़ों के रेशों के, या फिर कलियों और शाखाओं के बनने में हेल्पफुल होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही कारण नई नई कलियां, नई नई शाखाएं निकलती हैं प्लांट में, ठीक है। तो प्लांट में नई पत्तियां, नई शाखाएं, नई कलियां निकलेंगी तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज करेगी और उसका गर्थ इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ लेंथ एंड गर्थ। लेंथ और गर्थ के इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। लेंथ चूँकि नई पत्तियां बनने में हेल्प कर रहा है तो लंबाई बढ़ेगी, ब्रांचेज बढ़ रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी और साथ ही साथ प्लांट ग्रो करेगा। ग्रो करने का मतलब उसका चौड़ाई बढ़ेगी, वो मोटा हो जाएगा प्लांट। तो हेल्प कर रहा है किसमें? लेंथ और गर्थ के बनने में, ठीक है। साथ ही साथ एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू, एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू का मतलब क्या है कि हेल्पफुल होता है नए टिश्यू बनने में। हम ये बोल सकते हैं कि हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, नए टिश्यू के बनने में ये क्या करता है? फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो पुराने टिश्यू हैं उन्हें पेरेंट टिश्यू बोला जाएगा और जो नए टिश्यू बनकर आएंगे उनको डॉटर टिश्यू बोला जाएगा, ठीक है। तो एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, ठीक है। नए टिश्यू के बनने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन द
healing injury of the plant, help in healing injury of the plant, injury of the plant। प्लांट में कहीं पर भी घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, मतलब जैसे कोई भी शाखा टूट जाती है, जब किसी पेड़ से कोई टहनी या शाखा टूट जाती है तो कुछ दिन बाद वहाँ पर नए चमड़े मतलब नए पपड़ी प्लांट की आ जाती है, वो घाव भर जाता है, तो उस घाव के भरने के लिए नए टिश्यू की आवश्यकता पड़ी होगी। वो नए टिश्यू कहाँ से आएंगे? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण आएंगे, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नए टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा और जहाँ से वो टहनी टूटी है या डाल टूटी है वहाँ वो घाव भर जाएगा। तो हेल्प किस में कर रहा है? हेल्प इन हीलिंग इंजरी ऑफ द प्लांट। प्लांट को इंजरी को हेल्प करने में, मतलब फिल करने में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर ये वहाँ पर भी हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हम ये बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे जब आंधियाँ चलती हैं या हवा चलती है तो प्लांट झुक जाते हैं, पौधे झुक जाते हैं और हवा के गुजर जाने के बाद फिर से वो अपनी स्थिति में आ जाते हैं, मतलब फिर से अपने शेप को गेन कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब फिर से उसको, जैसे कि आंधी चली, प्लांट ऐसे सीधा था, आंधी चलेगी तो वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, झुक जाएगा। जैसे ही आंधी खत्म होगी ये फिर से अपने शेप में आएगा, तो अपने शेप को रिगेन करने में हेल्प कौन करेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हेल्पफुल है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड रूट हेयर, बड्स एंड ब्रांचेज, ठीक है। इनके बनने में, नई पत्तियों के बनने में, नई कलियों के बनने में, नई शाखाओं के बनने में हेल्पफुल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हेल्प कर रहा है जब नए पत्ते, नई कलियां बन रही हैं तो इसकी लेंथ और गर्थ इंक्रीज होगी, ठीक है। लेंथ और गर्थ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब इसमें नए नए टिश्यू बन रहे होंगे। नए टिश्यू किससे बनेंगे? पुराने टिश्यू से। पुराने टिश्यू को क्या बोलेंगे? पेरेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। न्यू टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। हेल्प इन हीलिंग इंजरी ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के घाव को भरने में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है, क्योंकि घाव भरने में भी नए टिश्यू की आवश्यकता होती है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर हम अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये हर उस पार्ट में पाया जाएगा जहाँ पर ग्रोथ होता है प्लांट में, चाहे वो पत्तियाँ हों, कलियाँ हों, ब्रांचेज जहाँ से निकलते हैं, ठीक है, जड़ों में, रूट्स में, हर जगह पर ये पाया जाएगा। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एपिकल टिश्यू, सेकंड वन इज लैटरल टिश्यू एंड थर्ड वन इज इंटरकलरी टिश्यू, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं तीनों टिश्यू को। फर्स्ट वन है हमारा एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, या एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू फर्स्ट वन है हमारा एपिकल टिश्यू, ठीक है। एपिकल टिश्यू क्या करता है? इट इंक्रीज या फाउंड इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। increase length of the plant, कहाँ पर पाया जाएगा? फाउंड इन स्टेम, तने में पाया जाएगा और जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। तना ऊपर की ओर बढ़ता है और जड़ नीचे की ओर बढ़ती है, तो लेंथ को इंक्रीज करता है। कुल मिलाकर तना बढ़े या जड़ बढ़े, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज होगी। तो एपिकल टिश्यू कहाँ पर पाया जाएगा? स्टेम और रूट्स में पाया जाएगा। इंक्रीज क्या करेगा? लेंथ, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकंड है इसका लैटरल टिश्यू, ठीक है। सेकंड वन है लैटरल टिश्यू।
lateral tissue increase diameter or girth of the plant. ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। लैटरल टिश्यू क्या करेगा? एपिकल टिश्यू तो प्लांट को लंबा करेगा, लैटरल टिश्यू क्या करेगा? लैटरल टिश्यू प्लांट को मोटा करेगा, मतलब उसके डायमीटर को इंक्रीज करेगा या फिर उसके गर्थ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, थर्ड आता है इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, थर्ड है हमारा इंटरकैलरी टिश्यू। increase the number of branch and internodes in the plant. इंटरकैलरी टिश्यू क्या करेगा? इंटरकैलरी टिश्यू उसमें ब्रांचों की संख्या को बढ़ाएगा, प्लांट में शाखाएं बढ़ाएगा और साथ ही साथ इंटरनोड्स को बढ़ाएगा। इंटरनोड्स हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा बांस को जिसे बम्बू कहते हैं, बांस में बीच बीच में ऐसे, अगर इस तरीके से कुछ बांस है, ठीक है, या बम्बू है, तो इसमें ऐसे ऐसे बीच बीच में बने होते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को बोला जाता है नोड्स। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को नोड्स बोला जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है? नोड्स हैं। इनके बीच के डिस्टेंस को ही इंटरनोड बोला जाता है। तो ये